Okay, if you people are having any questions relevant to the things which I have discussed with you in the last session, you are welcome to ask the question. I have received the queries from your class. Sorry, I got late and I haven't, you can say that, submitted the solution of 7.2 problem. Inshallah, today I will send you via email. That is the solution of the problem 7.2. Okay. However, still, if you are having any questions relevant to chapter number 7, you are welcome to ask the question. Otherwise, I have to move forward. Fine. So that is chapter number 8, which is about the investment in non-current assets. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक सवाल है बड़ा। करें शाबाश। सर अगर जो है ना जो मार्कअप होता है वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मार्कअप जो होता है बुनियादी तौर पे इट्स सिंपली डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट। जी सर, अगर ये हमारे पास मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर ये मिल जाए तो फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो मैंने ना परसों अभी यही समझ ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड आप उस वक्त यूज करोगे जब हम टोटल की बेसिस पे लेंगे। जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बेसिस पे लेंगे तो देन वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ मार्कअप। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट और मार्कअप में। अच्छा सर, मैंने ना परसों एक ऐड सुनी थी। सर मैंने परसों ना एक ऐड सुनी थी जिसके अंदर ना वहाँ पर लिखा हुआ था कि ना मतलब जो इमरान खान है, ठीक है, उन्होंने जो है ना न्यू हाउसिंग स्कीम बनाई कि वो ना लोगों को देंगे घर, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो वो मार्कअप देंगे ना, ठीक है, पहले जो हेडलाइन लिखी हुई थी तो उसमें लिखा हुआ था कि मार्कअप होगा 5%, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने खुद बोला तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट होगा 5%। तो इसका क्या है, मतलब ये क्या चीज है? मार्कअप इंटरेस्ट के जुमरे में भी आता है या सिर्फ ये मतलब क्या चीज है? ये मुझे समझ नहीं आई सर। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ठीक है, बुनियादी तौर पे हम लोग जो है ना वो जिसे क्या कहते हैं, वैसे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है लेकिन काम हमारे सारे वो वाले हैं जो शायद इस्लाम ने प्रोहिबिट किए हुए हैं हमें। ठीक है, तो ये जो मार्कअप का वर्ड है टेक्निकली इट इज यूज फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो वहां पर जब बैंकिंग के हवाले से मार्कअप का वर्ड आता है ना, इट इज बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक। ठीक है, तो आप उसे मार्कअप कह लें। मार्कअप जस्ट उन्होंने एक ना वर्ड एक कॉइन किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ इंटरेस्ट व्हाई नॉट वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ दैट इज मार्कअप। ठीक है, तो मार्कअप समझ लें कि एक व्हाट वी कैन से दैट बस जैसे इस्लामिक कंट्री के अंदर जो है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है, वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ द मार्कअप बट द फिलॉसफी विल रिमेन द सेम। टेक्निकली इट इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। लेकिन ये जो मार्कअप हमने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है ये हमें बताता है सिंपली द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड यू कैन से दैट योर कॉस्ट पर यूनिट। जी सर, जो हमने अपनी बुक के अंदर मार्कअप पढ़ा है तो उसके लिहाज से ये हलाल प्रॉफिट होगा या फिर मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के आता है? नहीं बेटा, मेरी बात में बड़ी आसान सी बात होती है कि जो आपका इंटरनल, ये बेसिकली आपका इंटरनल प्रॉफिट है। ठीक है, और ये प्रॉफिट फिक्स नहीं है, इसने चेंज होना है हालात के हिसाब से। ठीक है, अब जो लोग कारोबार करते हैं श्योरली दे आर बाइंग अ कमोडिटी एट अ लो प्राइस एंड दे वुड लाइक टू सेल द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। ठीक है, ऐसा ही होता है। जो लोग कारोबार करते हैं वो क्या करते हैं, कम कीमत पे खरीदते हैं, ज्यादा पे बेचते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्हें अपना मुनाफा भी उस प्रोसेस के अंदर रखना पड़ता है, अपनी जिंदगी के निजाम को भी चलाना है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग है ना ये हलाल है। ठीक है, ये हलाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आपकी इनकम होती है ना वो वेरिएबल है। ठीक है, आप सुबह दुकान खोल के बैठे, शाम तक आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आया, कुछ भी नहीं है। अभी आपने दुकान खोली थी, आपके पास इतना हजूम लग गया कि आपने फौरन से इतनी सेल कर दी, इतना आपको मुनाफा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विद यू बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, जब जहां तक हमारा फिक्स का ताल्लुक होता है मार्कअप जो बैंकों के हवाले से, उसमें हम क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू गेट अवर मनी डिपॉजिट। हमने अपना पैसा दे दिया और उसके बाद हम जुलाई के महीने में एसी चला के और रजाई लेके सो गए। ठीक है,
We are not concerned with this thing, how the bank is going to generate the money. By the end of every month, we have to receive a fixed return from the bank. Fine, this is the interest which is considered as haram in the subject of Islam. Simple as that. That is why what we are going to do it, that we are promoting trading. ठीक है, अभी हम ये जो अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा के आए हैं, तो उसके अंदर मैंने पहली बात ही बुनियादी तौर पे आप लोगों को यही कही थी कि ये जो क्रेडिट रिस्क होता है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, कि यू हैव सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक, you have sold a product on credit basis with this intention that you will be able to collect the money at some specified date in future. But if that party is going to commit a default, then what you can do it. So mean that losses are the beauty of the business. Losses are the beauty of the business. ये बुनियादी तौर पे जी. सर अगर हम मार्कअप जो है ना बैंक में, हम बैंक के लिहाज से अगर देखें तो हम मार्कअप वर्ड जो है ना वो इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है. लेकिन आपने जब हमें प्रीवियस पढ़ाया था तो उसमें आपने कहा था कि डिस्काउंट रेट भी एक चीज होती है जो हम लोग मतलब जो पहले देते हैं जब हम पैसा उधार लेते हैं बैंक से. जी वालेकुम सलाम, क्या कहते हैं, जल्दी अभी मेरी क्लास हो रही है. हाँ ले आओ. मैं अभी 11 बजे करीब होऊंगा डिपार्टमेंट. हाँ 11 बजे डिपार्टमेंट में होऊंगा. बल्कि सारे पेपर ले आओ, अपने सारे के सारे पेपर ले आओ, हार्ड फॉर्म में आ गए, एग्जामिनेशन सेल को जमा करो. ठीक है, 11 बजे होऊंगा डिपार्टमेंट में. मिलता मुझे, अल्लाह हाफिज़. जी मैडम आप क्या कहती हैं, बताएं. सॉरी, एक स्टूडेंट की कॉल थी. जी जी सर, मैं पूछ रही थी कि आपने ना हमें पिछला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था डिस्काउंट रेट. जो हम मतलब पैसा उधार लेते थे बैंक से और उससे पहले हमें कुछ रकम देनी होती थी जो बैंक फिक्स करता था जितना परसेंटेज. तो आपने ना उसके अंदर भी आपने वर्ड यूज किया था कि मतलब ये भी हम जो है ना डिस्काउंट रेट इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, मतलब इस्लामिक कंट्री में रहते हैं. तो इस वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरेस्ट के लिए डिस्काउंट रेट. तो क्या हम जो मार्कअप होता है जो मतलब इंटरेस्ट के जुमरे में आता है, तो ये इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम मार्कअप दे रहे हैं या फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या चीज कैसे होगा सर ये? अच्छा, आपने मेरी बात को मिसपरसीव किया है. आप ना मेरी बातों को इंतहाई गौर के साथ सुना करें. जब आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे ना, अब आपने सवाल किया ना, तो इसका मतलब है मैंने उस वक्त क्लास में जिस वक्त आपको ये बात बताई थी, मैंने उस वक्त ये क्या कहा था कि क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जिसकी वजह से हम डिस्काउंट रेट का वर्ड यूज करते हैं. मैंने ये कहा था. मैंने ये नहीं कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्काउंट रेट का वर्ड यूज किया जाता है. नो, मैंने ये नहीं कहा. मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे क्या है. जो डिस्काउंट रेट और जो इंटरेस्ट रेट है, इनमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है क्या डिस्काउंट रेट के अंदर जो लेंडर होगा वो कॉस्ट ऑफ लोन एडवांस में चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट रेट के अंदर बुनियादी तौर पे फिलॉसफी होती है कि जो बोरोर होता है वो पैसा पहले यूज करता है और फिर उसकी कॉस्ट को पे करता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेट. ठीक है, अभी जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द डिस्काउंट रेट. अगर लेट्स सपोज अभी हमारा डिस्काउंट रेट 7% चल रहा है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि ये हमारे अब्बू जान हैं. ठीक है, जब किसी के पास कोई पैसा नहीं होता तो वो स्टेट बैंक के पास जाके ले लेता है. तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बट एट व्हाट रेट, दैट इज 7%. ओके, अब जब 7% के लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने 100 मिलियन का लोन लेना है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक बैंक है, HBL है, ठीक है, वो जाता है स्टेट बैंक के पास और उसे कहता है जी वी वांट टू बोरो 100 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो स्टेट बैंक कहता है ओके, वी आर रेडी टू गिव इट बैक टू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम आपको दे देते हैं पैसा. ठीक है, बट वी विल चार्ज 7%. तो वो जो 7% होगा वो 1 मिलियन के लोन में से डिडक्ट करके देगा. इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं. ठीक है, जो इंटरेस्ट की स्टोरी होती है उसके अंदर क्या कहते हैं कि बोरोर इज गोइंग टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, देन ही इज गोइंग टू यूज द मनी, देन ही इज रिक्वायर्ड टू पे द कॉस्ट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड यू कैन से द डिस्काउंट. अब जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है, तो बैंक आपको पैसे दे देता है, बैंक आपको एडवांस में पैसे नहीं काटता, लेकिन बैंक आपसे अपना इंटरेस्ट उस वक्त डिमांड करता है जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है. जी थैंक यू सर, आगे समझ. चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी, इफ यू पीपल वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन.
No question at all is a good question. So now we are moving towards another chapter. तो आज जो है ना मुझे आई फील वेरी हैप्पी फ्रॉम द क्वेश्चन रेज बाय, मुझे पता नहीं क्या नाम है इसका, ख्वाजा मशहूद के नाम से जो भी लड़की आती है, ठीक है. So I am very much happy that she has raised some of the questions. ठीक है. You people are required to keep in mind the one factor. हम कहते हैं ना बुनियादी तौर पे ये जो तालीम होती है ना ये हमें शऊर देती है, ठीक है. तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है शऊर. तो जिस वक्त इंसान को शऊर आ जाता है तो शऊर आने के बाद he will have to make a decision that either he is moving towards the right direction or moving towards the wrong direction. ठीक है. So whatsoever the concepts which I am going to discuss with you, all these concepts are a part of your curriculum. Okay. So since we have to become the part of the external world soon after the completion of our education, so at least we should know that what the bank is going to do, what the other market practices they are going to do it. So we have to take care of all these things. Okay. Where we feel ourselves comfortable, fine, that is the point where we can do a job and that is the point where we can do our business. ठीक है. तो अभी ये जस्ट एक आप एक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है. इसमें दिस इज सिंपली एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी मूव इन द मार्केट. मार्केट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है. So when I did my work on this capital structure, which is the composition of debt and equity in my PhD program. Okay. So when I have submitted my first research paper in an international journal, that is Managerial Finance. Okay. At that moment, after first review, I got some of the comments from the different reviewers. Fine. So in which one of the anonymous reviewer, he may raise the question. He said that, Mr. Nadeem, that you are from Pakistan and you claim that it's an Islamic Republic. So how you can justify that in Islamic Republic there is a concept of interest, the companies are going to use the debt and they are paying an interest. So just like that we are Islamic Republic, but remember that our government system is entirely based on your interest. As you people are on daily basis, you people are going to what you can say that you listen that government is having some ways to raise the funds, take it for the people of Pakistan. The one way is to borrow the money from the internal banking system, that is your State Bank of Pakistan, or to borrow the money from the external financing agencies, just like your World Bank, just like your Asian Development Bank, just like your IMF, International Monetary Fund. Fine.
तो बुनियादी तौर पे ये क्या है, दैट होल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज ऑन interest. Fine. So now our duty is that if we want, if we would like to choose the right path, then try to avoid it. Okay? But if you would like to avoid it, then someone may ask a question that why you are going to do it. So all the calculations, they are giving you support or giving you a logic that why we are not going to believe it and why we believe on the trading. Fine. So trading is the best solution. Right now we have only one solution. But in trading, again, you will have to take care of the principles of Islam. If you are going to violate the principles of Islam in trading, again, you are going to do the same thing as what you can say that, as what we can say that by we are doing by investing our money in a bank. Just like right now, that is a few days back, that is we have faced one of the problem, that is the shortage of the sugar. Right now, we are going to face a problem of that is shortage of the wheat. That is why the wheat price is escalating in the market and the sugar price is also going to be escalating in the market. Same is the case, just like that your Eid al-Adha is just approaching. Fine, your Eid al-Adha is just approaching. As we are moving toward the Eid al-Adha, we need that what are the basic things which we are required at that point in time. Okay, we need the onion, we need the tomato, we need the green chili, fine, we need so many vegetables. And right now you can analyze it. That is the prices of all these things are going to be escalating without any reason. Why? Because everyone would like to, what we can say that is everyone would like to chase the high profitability and one would like to exploit the other one. So this interest is also an exploitation. Fine. On the other hand side, what we are going to do is, so the people who are going to do the business, they are not going to take care of this thing, whether the other people have the purchasing power to buy the things or not. Fine, they simply promote their vested interest. So if you are not ready to take care of the society, even though you are going to do the business, you are going to do the same as the banks they are going to do with the people. So everyone would like to be the richer overnightly. मैं कहता हूँ जी अगला दिन चढ़े, सूरज चढ़े तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद होनी चाहिए. ठीक है? Remember, that is the moderate profitability, find the rational profitability, that we are not required what we are going to do it, that we are not required to exploit the people, fine, just in order to get our own benefit. Just like as you have seen the petrol prices in Pakistan, the government has reduced the prices from, you can say that 100 to 75 rupees, and there was a shortage of the petrol. Why? Because the seller won't like to sell the product at this price, because they were not being able to get the desired return. They were not ready to compromise on the low profit. Okay? That is why they have created a shortage in the market, and the government will have to take a step back, and again they have raised the prices. Now everything is available in the market. So ट्रेडिंग को भी जिसे कहते हैं ना, कारोबार भी हया के साथ करना पड़ेगा. अगर आप कारोबार को हया के साथ नहीं करेंगे तो ये फिर उससे भी बदतर हो जाएगा, जिससे इस्लाम ने मना किया हुआ है कि दैट इज यू शुडंट गो फॉर द इंटरेस्ट. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ऑल दीज थिंग्स. ओके जी. जी आज हमारा जो टॉपिक है बुनियादी तौर पे क्या है कि लॉन्ग टर्म एसेट एंड देयर एक्सपायरेशन. ओके जी, सब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर. चलें, ठीक है जी. तो ये सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये आज हमारे पास टॉपिक है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड देयर एक्सपायरेशन. ठीक है, अब तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो बुनियादी तौर पे करंट एसेट्स है, जिसमें आई हैव डिस्कस विद यू द अकाउंटिंग और कैश एट बैंक, जिसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ा. देन कैश इन हैंड में हमने कैश बुक को पढ़ा, कैश एट बैंक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन को पढ़ा. देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज को पढ़ा. देन अकाउंट रिसीवेबल एंड देन इन्वेंट्री. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर, यू कैन से दैट इज योर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड देयर एक्सपायरेशन. ओके,
सबसे पहले वो डिस्कस करता है कि दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म वर्सेस करंट एसेट, ठीक है। तो बुनियादी तौर के ऊपर चाहे एसेट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, इसका जो अंदाजा है वो किस बात से लगाया जाता है, ठीक है, ड्यू टू वन फैक्टर, और वो फैक्टर क्या है, दैट इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द स्पेंडिंग, ठीक है, because whenever you are going to buy anything there is always be an outflow of cash. So whenever there is an outflow of cash, but if that outflow of cash is expected to produce a benefit for 1 year, we are going to treat it as a current asset. However, if that expected outflow of cash, if the outflow of cash is expected to produce a benefit for more than one accounting period, then it is called as a, you can say that your non-current assets, ठीक है। For instance, that you want to buy a machine, ठीक है, so we have purchased this machine not for the sake of sale in the market, rather we would like to use this machine. ये कौन है, ये स्कॉर्पियो ड्रैगन कौन है जो कहता है मुझे एंट्री दें? ये आपकी क्लास में कौन है स्कॉर्पियो ड्रैगन? बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये स्कॉर्पियो ड्रैगन मियां आसम बन गए। बेटा हाफ स्क्रीन पे मैं आपको ले रहा होता हूँ, हाफ स्क्रीन पे मेरे सामने स्लाइड चल रही होती है, ठीक है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है कि मैं किसी को बार बार देखूं, पहले उसका नाम देखूं और फिर उसे एडमिट करूं, तो मैं इसे ऑटोमेटिकली एडमिट कर रहा हूं। ये तो जस्ट मैंने ऐसे देख लिया स्कॉर्पियो ड्रैगन कौन आ रहा है, ये तो बात करने वाली। आप लोग जो है ना थोड़ा सा इंसान बने और अपनी क्लास को अपनी क्लास तक ही रहने दें। डोंट शेयर, यू कैन से दैट गूगल क्लासरूम कोड एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, ओके, so just to pay attention towards this thing. जी, इसमें अब हमारे पास है कि यहाँ पे उन्होंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया वो बेसिकली क्या था, that is current assets are those assets which we can consume within an organization within the year. However, you can say that non-current assets are those assets which an entity can use it for more than one accounting period. So इसका मतलब है it depends upon the benefit. So if you are expecting to receive a benefit for more than one accounting period, you can treat it as non-current. If you can expect to generate a benefit only for 1 year, you can treat it as a current. अब यहाँ पे नेक्स्ट एक वर्ड आता है, that is the word of the plant asset. That is the word of the plant asset, ठीक है। तो plant asset का एक वर्ड आ रहा है, इस plant asset के वर्ड को देखिएगा कि ये क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा the term plant asset is used for those assets which are productive, secondly long lived, and third is tangible, ठीक है। The term plant asset is used for those assets which are tangible, productive and long lived. Tangible, productive and long lived. यहाँ पे plant asset से मुराद plant and machinery नहीं है, ठीक है। Plant asset का जो term है, it is used for every sort of asset which is long lived. Tangible हो, पहला characteristic इसका क्या है? It should be a tangible. Tangible means having some physical existence to whom we can touch it, okay? और दूसरे में it should be productive और तीसरे में long lived mean that having a life of greater than 1 year. Fine. फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि on the other hand side we are having the intangible assets. Fine. So intangible assets, they don't have a physical substance but still valuable for the organization, and without it the company may not be able to run its business, okay? इसमें हमारे पास प्लांट एसेट के हवाले से हमारे पास 2-3 चीजें हैं, ठीक है। उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बुनियादी तौर पे ये है कि दैट इज द एक्विजिशन, ठीक है। हमने यहाँ पे चंद कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं कि दैट इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन, डिस्पोजिशन, ट्रेड इन, इम्प्रूवमेंट एंड यू कैन से दैट रेनोवेशन। हमने 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट एसेट के how we have to keep the record of, how we have to keep the record in books of account whenever we are going to acquire a plant asset, one thing. How we have to keep the record of transaction when we are going to dispose of that asset into the market, okay. The third option is that is trade in, जिस तरह आजकल बड़ा पॉपुलर है, वो कहते हैं अपना पुराना टीवी ले नया ले जाएं। इसी तरह से जो आपका ये जो होम की कंपनीज है वो कहते हैं पुराना अपना गद्दा मैट्रेस हमें दे जाएं, नया ले जाएं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड इन, ओके। देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज इम्प्रूवमेंट, वी वांट टू ऐड समथिंग न्यू इन एन एग्जिस्टिंग एसेट, ठीक है। अनदर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनोवेशन,
the major overhaul of an existing asset and due to its efficiency or life is going to be increased. Okay. अब एक्विजिशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जैसे आपने अपने ज़हन शरीफ में रखना है वो बुनियादी तौर पे क्या है कि एसेट को खरीदने से लेके उसको रनिंग कंडीशन में लाने तक के तमाम अखराजात जो होंगे they will be considered as a part of the cost of the asset. They will be considered as a part of the cost of asset के जब तक कि आपका asset running condition में नहीं आ जाता. Okay? Just like हमारे पास यहाँ पर एक example दी हुई है. Consider the following transaction relative to the purchase of a machine. Fine. The company is going to buy this machine in 1993. ठीक है. March 27 को transaction हो रही है. Purchase an extruding machine for a list price of 50,000. That's 2% discount for paying cash plus sale tax at 6% of net cost. ठीक है. तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि हमने मशीन खरीदी है जिसकी कीमत है 50,000 रुपया और वो जो सेलर है वो हमें 2% इसमें डिस्काउंट भी दे देगा. ओके. तो 50,000 का 2% ले लें तो 1,000 रुपया आ जाएगा. 50,000 minus 1,000 will be equal to 49,000. अभी 49,000 का उसने कहा कि ये आपका नेट कॉस्ट आ गया. इसका 6% आप सेल टैक्स भी देंगे. ठीक है. सो सेल टैक्स विल बी एडेड इनटू द प्राइस ऑफ द मशीन. तो देखें कि आपका जो है 49,000 का 6% कितना बनता है. ये अप्रॉक्सीमेटली 2960 बन जाएगा. तो 2960 को आप 49,000 के अंदर ऐड कर दें तो टोटल जो आपके पास प्राइस आएगी 51,940 आएगी. अब आप इसको जरा गौर से देखिएगा और होश के साथ देखिएगा कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिटेड बाय 51,940 एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 51,940. अब ना आपको यहाँ पे सेल टैक्स नजर आ रहा है. ठीक है. और ना यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट नजर आ रही है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड दिस प्राइस इनटू द कॉस्ट ऑफ द एसेट बिकॉज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट वाज 50,000 एंड वी गॉट अ 2% डिस्काउंट. तो हमने उसमें से माइनस कर दिया तो रिमेनिंग 49,000 पे 6% हमने कैलकुलेट किया तो दैट इज 2940 आ गया. तो 2940 को हमने 49,000 में ऐड किया. सो द टोटल प्राइस ऑफ द एसेट इज 51,940. ओके. फिर वो कहता है पेड चार्जेस ऑन एक्सट्रूडिंग मशीन 800. हमने 800 रुपया फ्रेट चार्जेस पे किए हैं. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं. ठीक है. नाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ओके. अब इसको जरा होश के साथ देखना है क्योंकि जब पेपर हो गया ना उस वक्त बेहोशी का आलम तारी हो जाता है आप लोगों पे. उस वक्त आप कहते हो कि फ्रेट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट. नो. अगर आप फ्रेट एक्सपेंस डेबिट करोगे कैश को क्रेडिट करोगे तो इसका मतलब है यू वोंट लाइक टू ट्रीट फ्रेट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो अब आपको क्या करना है यू विल हैव टू डेबिट द मशीनरी एंड इक्विपमेंट. आप मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे लेकिन नरेशन में लिखेंगे यू हैव परचेज द you have paid the freight charges because you would like to treat this freight charges as a part of the cost of the asset. Okay. उसके बाद फिर नेक्स्ट है मशीनरी. फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सट्रूडिंग मशीन 1,860. उस मशीन को इंस्टॉल करते करते हमारे 1,860 रुपए लग गए. सो मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय दिस थिंग एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1,860. ठीक है. तो इस तरह से ये होगा कि तीनों सूरतों में जब आपने फ्रेट पे किया है तो अगेन यू हैव डेबिटेड दी जब आपने फ्रेट पे किया है तो उस वक्त भी आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया. जब आपने जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए तो तब भी आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया. यू हैवंट डेबिटेड दी यू कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट इज दी इंस्टॉलेशन चार्जेस. तो इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैश नहीं लिखना. ठीक है. अब उसके बाद वो कहता है कि प्लांट एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. उसके रिकॉर्ड के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड बनाया हुआ है. इस सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड को जरा देखिएगा कि ये क्या कहते हैं हमें. इसमें सबसे पहले जो उन्होंने कहा सब्सिडरी प्लांट लेजर रिकॉर्ड जनरल लेजर अकाउंट में इसका नाम है मशीनरी एंड इक्विपमेंट. आइटम है मशीन. सीरियल नंबर उसका लिखा हुआ है. कहाँ पे लोकेटेड है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है. लाइफ लिखी हुई है 5 ईयर. और फिर उसने कहा कि इसकी जो एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू है वो 600 है और डेप्रिसिएशन पर ईयर जो इसकी निकलेगी 10,800 है. ये कैसे कैलकुलेट किया है नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं. अब वो देखें जी उन्होंने यहाँ पे एक कॉलम बनाए हैं डेट का, फिर एक्सप्लेनेशन का, फिर उसके बाद डेबिट का, क्रेडिट का और फिर बैलेंस का. फिर इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम है. इसमें डेबिट क्रेडिट और बैलेंस और फाइनली दे हैव द बुक वैल्यू. ओके.
तो हमने सबसे पहले मशीन खरीदी थी, ठीक है, एंड मशीन वॉज डेबिट ड्यू टू कैश। आपने यहाँ पे कैश लिखना है, एक्सप्लेनेशन के अंदर कैश लिखना है, ठीक है। 51,940 डेबिट है और इसका बैलेंस भी 51,940 और बुक वैल्यू 51,940 है। फिर 800 रुपए के हमने इसमें फ्रेट चार्जेस ऐड किए हैं, तो इसकी प्राइस 52,740 हो गई है और बुक वैल्यू भी 52,740 है। फिर हमने 1860 के हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, तो उसमें हमारा बैलेंस 54,600 हो गया और बुक वैल्यू भी हमारी 54,600 हो गई है। ओके, अब वो कहता है यहाँ पे कि दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाई कंपनीज आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन, ठीक है। Remember that a company may not be able to produce a profit unless or until that company is going to spend something. Fine, कि जब तक आप एक्सपेंस नहीं करोगे आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस को इनकर करना पड़ता है, ठीक है। तो why we are going to charge the depreciation? We are going to charge the depreciation due to the matching concept. And what the matching concept is suggesting that the same period expenses should be matched with the same period revenue. अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर मशीन को यूज करके प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल किया, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट सेल भी हुआ, तो सेल्स भी हुई, ठीक है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है। तो क्या मशीन को यूज करने से उसकी वैल्यू या यूटिलिटी में रिडक्शन नहीं आया, ठीक है। सो एज वी आर गोइंग टू यूज द मशीन, इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर। That is why what we are going to do it, we are going to charge the depreciation of the asset. तो अभी इन्होंने सिंपल एक मेथड डिस्कस किया है कि how we can charge the depreciation. It will be equal to cost minus salvage value divided by the expected life. So 54,600 minus 600 divided by 5 years, it is equal to 10,800. So in this way they have charged the depreciation and they have charged the depreciation through straight line method. अब 10,800 तो डेप्रिसिएशन है पूरे साल की, ठीक है। लेकिन इनका एसेट रनिंग कंडीशन में आया 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 महीने का टाइम पीरियड बनता है। तो 10,800 का 9/12 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 8,100। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड बाय 8,100 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 8,100। तो यहाँ पे उसने कैलकुलेशन भी करके दिया 10,800 इसका 9/12 लिया हुआ है। So in this way you can say that the depreciation you have to compute it. अब वो आपको दिखाना चाहता है कि जब आप depreciation चार्ज कर लेते हो तो what is the impact of this depreciation toward the book value, ठीक है। So the remaining usable value of the asset is that is 46,500. अब हमारा 54,600 बुक वैल्यू था, अब 8,100 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई, तो इसका जो बैलेंस है वो भी 8,100 क्रेडिट बैलेंस है। तो 54,600 में से डेबिट बैलेंस में से आपने 8100 क्रेडिट बैलेंस को माइनस किया तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 46,500। तो 46,500 किस चीज की इंडिकेशन करता है? दिस इज गोइंग टू इंडिकेट दिस इज द रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, दिस इज द रिमेनिंग यूजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट। So this is the value of asset to whom you can use in your business, okay? तो ये बुनियादी तौर पे था कि that is how we can prepare the transaction with respect to the acquisition. So if you are having any questions relevant to this, you are welcome to ask the question. ये आपका कोई क्वेश्चन है या सब लोग सोए हुए हैं? Can you hear me? Can you listen me? Yes sir. अच्छा चले, हम कहते हैं जी नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें सब कुछ आता है। वेल डन। चले नेक्स्ट में देखिएगा कि अब हमने जिस एसेट को खरीदा है, ठीक है, अब सारी जिंदगी तो नहीं इसे अपने पल्ले बांध के रखना है। डेफिनेटली वी हैव टू यूज दिस एसेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड आफ्टर दैट व्हेन वी थिंक सो दैट दिस एसेट इज नो मोर यूज no more for our use, then we can sell this asset into the market. That is called as disposition. Okay. यहाँ पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देखिएगा। Consider the extruding machine purchased in 1993 on June 30th, 1997. The machine is sold for 10,000. चले, हमने जिस एसेट को जो है मार्च 1993 में खरीदा था उसको 30 जून 1997 को मार्केट में जो है वो बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब इसे बेचने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें कैलकुलेट करना होती है ना वो ये है कि वी हैव टू डिटरमिन वन थिंग दैट आइदर वी हैव अटेन अ प्रॉफिट और वी हैव अटेन अ लॉस इन दिस डील, कि ये जो 10,000 रुपए का हम एसेट बेचेंगे इससे हमें नफा होगा या नुकसान होगा, ठीक है।
लेकिन उस नफा नुकसान को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, देयर इज अ नीड टू डिटरमिन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। सो इफ यू विल determine the book value of the asset, then you have to compare the sale price with it. If the sale price is greater than the book value, then a loss area, okay। अब सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन अब तक बनती कितनी है। तो पहले हम इस टेबल पे आ जाते हैं जी। मार्च में हमने 8100 डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर उसके बाद हमारा आया 93 के बाद 94 जिसमें हमने 10,800 चार्ज की। तो 8100 और 10,800 इसको जमा करें तो 18,900 आ जाता है, ठीक है। और जब आप इसको जो है वो आप अब जरा थोड़ा सा इसमें आपने बड़ा ही इसको एहतियात से लेना है। 54,600 में से 18,900 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 54,600 में से 18,900 को माइनस करेंगे तो जवाब 35,700 आएगा। या फिर आप 46,500 में से सिर्फ 10,800 को माइनस करें तो आपके पास जवाब 35,700 आएगा। तो इस चीज को आपने एहतियात करनी है, क्योंकि हमने जो रिमेनिंग जो बुक वैल्यू जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसमें से हमने चीजों को लेके चलना है। सॉरी, ये 54,600 में से या तो 18,900 माइनस करें तो जवाब आपके पास 35,700 आएगा। अगर 46,500 में से माइनस करना है तो फिर 10,800 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव already subtracted 8100, okay। इस तरह से फिर अगले 6,800 का 6.12 आ जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी बनती है 45,900 रुपया, ठीक है। तो जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ मार्केट में करते हैं तो ना एसेट हमारे पास रहेगा और ना ही उसका कॉन्ट्रा हमारे पास रहेगा। तो एसेट को जब हम राइट ऑफ करेंगे अपनी किताबों में से तो ट्रांजैक्शन क्या करेंगे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्रेडिटेड बाय 54,600 एंड इट्स कॉन्ट्रा इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 45,900। वी आर गोइंग टू रिसीव अ कैश ऑफ 10,000, फाइन, एंड देन वी आर हैविंग अ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है कि अगर आप उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करें 54,600 माइनस 45,900, 54,600 माइनस 45,900, तो ये उसने आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई 8700। तो इसका मतलब आप 8700 की जो चीज है उसको मार्केट में बेचोगे 10,000 रुपए का, तो यू विल बी हैविंग अ गेन, एंड दिस गेन इज व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द गेन व्हिच यू कैन रियलाइज इन दिस वे, दैट गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट। जी, अब आपने 30 जून 97 को दो ट्रांजेक्शन करनी है। पहली ट्रांजेक्शन करनी है जस्ट टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन टिल दैट टाइम पीरियड, और दूसरी जो ट्रांजेक्शन आपने करनी है वो ये है कि दैट इज आपका जो है कैसे आपने सेल को रिकॉर्ड किया। जी, इफ यू वांट टू टेक द क्वेश्चन राइट नाउ यू आर वेलकम। जी, नहीं है कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलें जी, नेक्स्ट में चलिएगा। नेक्स्ट में देखें कि क्या कहता है। अब हमारे पास वो कहता है कि जी लेट्स सपोज अगर हम इस एसेट को मार्केट में 5,000 रुपए का बेचें, 10,000 का ना बेचें बल्कि कितने का बेचें, 5,000 रुपए का। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, 8700। तो 8700 की चीज जब आप मार्केट में 5,000 की बेचोगे तो देन यू विल बी हैविंग अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द लॉस। तो इसमें देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 5400 से, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 5400 से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैश हमारे पास आएगा 5,000, वैसे ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड बाय 45,900। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट इज गोइंग टू बी मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 54,600। अब आप अपने टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, वो 3700 होगा। 3700 कैसे निकला, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ एसेट थी 8700, तो हमने इस एसेट को 5000 का बेच दिया, so the difference is 3700. So this 3700 is called as a loss on sale of plant asset, loss on sale of plant asset. See, if you want to take the question at this point, you are welcome to ask the question.
जी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सो रहे हैं। वेरी गुड। दानियाल खान कहता है नहीं मैं जाग रहा हूँ। चले, फरा जट भी कहती है नो सर नो सर नो सर, हैं, शाबाश। चले, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड इन। ट्रेड इन में हम क्या कहते हैं कि वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। ठीक है, ठीक है। ट्रेड इन के अंदर बुनियादी तौर पे क्या होता है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस एन ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। तो हम पुराने एसेट को नए के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रेड इन। ठीक है, वी वुड लाइक टू एक्सचेंज द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। ओके, कहता है कंसिडर अगेन द एक्सक्लूडिंग मशीन एग्जांपल, ओनली नाउ अस्यूम दैट it was trade in for a new machine on June 30th 1997. A trade in allowance of 10,000 is made toward the 60,000 cost of new machine। ठीक है, अब जहाँ पे वो बुनियादी तौर पे कहता है कि हम पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो उस वक्त हमें देखना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द, यू कैन से दैट इज न्यू मशीन। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। अब जो हमारा ओल्ड एसेट था उसकी बुक वैल्यू थी 8700 की, लेकिन जो सेलर है जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम एसेट एट 10,000 रुपीज। तो टेक्निकली वी आर हैविंग अ गेन ऑफ 1300। ठीक है, अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि whenever you are in trade process and if you have a gain, so this gain will be adjusted into the cost of the new asset। तो cost of new asset कितनी थी? That is 60,000। 60,000 में से 1300 रुपए का गेन एडजस्ट करते हैं, तो 60,000 माइनस 1300, तो इसका मतलब 58,700 will be the price of the new asset। ओके, आप ट्रांजैक्शन को गौर से देखिएगा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,900 से डेबिट हो रही है। ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो नया आपने खरीदा है वो 58,700 का होगा, जबकि ओल्ड मशीनरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी 54,600 से। अब 60,000 की नई मशीन थी, उसने कहा था 10,000 रुपए की पुरानी खरीदूंगा, तो कितना कैश आपको अपनी जेब में से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 50,000। सो कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 50,000। ओके, तो देख लें इस ट्रांजेक्शन को, अगर आपको समझ लग गई है तो बता दें। जी, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद इसी एग्जांपल को ले रहा है। ठीक है, कहता है सर रिपीट करें। क्या रिपीट करूं भाई? ये फॉरवर्ड का रिवाइंड का बटन लगाया हुआ है आपने कोई? ठीक है, बात ये है कि 60,000 रुपए की नया एसेट था, तो हमने 10,000 रुपए की उसकी पुरानी मशीन खरीद ली, तो इसका मतलब अब हमें उसे कैश देना है 50,000 रुपए। 54,600 हमारा ओल्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट है, और अब तक डेप्रिसिएशन होगी 45,900। जो बात समझने वाली थी वो ये था कि जब हमने नया एसेट 60,000 रुपए का खरीदा है तो हमने इसे 58,700 का क्यों लिखा? 58,700 का इसलिए लिखा कि whatsoever the gain which we have attained in this process, that gain adjusted into the cost of new asset। तो हमने 8,700 के एसेट को 10,000 रुपए में सेल किया था, तो 1,300 का जो गेन हुआ वो हमने प्राइस ऑफ न्यू एसेट में एडजस्ट कर दिया, तो 58,700 है। ओके, इसी तरह से अब वो ये कहता है कि लेट्स सपोज अगर हमारा ट्रेडिंग अलाउंस 5,000 रुपया हो, कि वो हमारा 8,700 की चीज को कितने का एक्सेप्ट करे? 5,000 का एक्सेप्ट करे। तो हाउ वी हैव टू डू दिस थिंग? Remember that in case of that gain may be adjusted into the cost of new asset. However, in case of losses, the losses will be recognized separately. Okay? अब आप देखें कि जी उसने हमारा जो एसेट खरीदा है 5,000 रुपए का, तो इसका मतलब है हमें 55,000 रुपए उसे कैश देना है। 60,000 माइनस 5, 55,000 रुपए कैश देंगे। ठीक है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारा 54,600 का है एज इट इज, डेप्रिसिएशन 45,900 की है। अब नया एसेट 60,000 का लिखा जाएगा, और जो हमारा डिफरेंस आता है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, और वो कितना? 3700 का, क्योंकि हमने पुराना प्लांट उसे 8,700 का था, तो उसे हमने 5,000 रुपए का बेच दिया, तो 3,700 का लॉस है हमें इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक के बुनियादी तौर पे ये हमारा क्या है जी। If you have any questions relevant to it, you are welcome to ask the question.
Okay, if you are having any question, you are welcome to ask the question. जल्दी जल्दी दो, टाइम भी दो. ओके, अटेंडेंस फीस रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो हैं 2, 1, 2 and then 8 and then 10 and then 9 and then 6. ओके, और जो हमारे पास है रोल नंबर 4 भी हैं, ठीक है. 11 to 20 जो लोग हैं 13, 18, 14 जी, उसके बाद 19 भी हैं. चलें, 21 से लेके 30 तक 21, 29, 22, 24, 28, 25 and 30 and 26. ठीक है. 31 से 40 तक 40, 31, 35 जी, 40, 31 and 35 and 45. भाई भी 40 तक लिए हैं. चलें, 41 से लेके 50 तक बता दें. 45 है, 48 है, 49 है.